यूएस के साथ तो हम अपनी बराबरी नहीं कर पाएंगे क्योंकि ज्योग्राफिकली वो बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है। अगर हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को देखें तो भारत की एनर्जी का एक बहुत बड़ा, जिसे हम कहते हैं, हिस्सा वाकई वहाँ से आता है। और वो केवल क्रूड ऑयल नहीं है, एलएनजी जिसे हम लिक्विफाइड नेचुरल गैस कहते हैं, एलपीजी, वो भी वहीं से आता है। 1971 तक हमारी फॉरेन पॉलिसी में कहीं पर भी हमने अपने आप को किसी एक ब्लॉक के साथ, चाहे वो सोवियत यूनियन हो चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स हो, हमने किसी के भी साथ अपने आप को जोड़ा नहीं था। क्या आप ये ग्लोबल साउथ वाला जो फंडा है कि इंडिया इसको लीड कर रहा है और हम जो है एक अपना एक क्लाउड यहाँ पे बना रहे हैं? देखिए, जब ग्लोबल साउथ की बात आती है ना, तो मुझे ना बहुत ज़्यादा एज अ यंग स्कॉलर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस मुझे ना डर लगने लग जाता है। मुझे याद आती है उस समय की, जब नॉन अलाइनमेंट के चक्कर में साउथ एशियन जो सॉलिडारिटी है वो खतरे में, क्योंकि अब चीन आ गया है साउथ एशिया में। नेपाल में आप जाके देखिए, जहाँ तक ईंधन की बात आती है, डिमांड बहुत ज़्यादा है और जो हम सप्लाई कर पाएंगे वो उतना कभी हो ही नहीं सकता, या हम अपनी नेचुरल रिसोर्सेज को उस तरह से अभी तक टैप इन नहीं कर पाए हैं। 1980 तक भारत केवल 65% जो उसका क्रूड ऑयल है वो बाहर से इंपोर्ट करता था, और बाकी का जो था वो हम डोमेस्टिकली भी बना लेते थे। अगर कोशिश करें तो ये अदर नेचुरल रिसोर्सेज जो है, जो विंड से मिलते हैं, पानी से मिलते हैं, उनका हम कितना इस्तेमाल कर सकते हैं और कितनी चीज़ें हम कितनी प्रतिशत अपनी ज़रूरत को रिप्लेस कर सकते हैं। We need more sources for crude oil, but at the same time we also need more sources of energy. उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्नि बोधत, arise, awake and strive for knowledge. नमस्कार, वेलकम बैक टू द इंडिक पेन। ग्लोबल पॉलिटिक्स में आजकल एक ही वर्ड सबसे ज़्यादा गूंज रहा है, अनसर्टनिटी। एक तरफ इजराइल ईरान का बढ़ती गर्मी, दूसरी तरफ रशिया यूक्रेन का डेडलॉक, और इन सब के बीच में खड़ा है एक राइजिंग इंडिया जो अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। पर क्या हम वाकई विश्व बंधु बन रहे हैं, या हम एक ऐसी स्ट्रेटेजिक ट्रैप में फंस रहे हैं जहां हर तरफ से प्रेशर बढ़ रहा है? हमारे पड़ोसी बदल रहे हैं, ग्लोबल अलायंसेस शिफ्ट हो रहे हैं, और पुरानी दोस्ती अब शायद बोझ बनती जा रही है। इन सारे ग्रे एरियाज को डिकोड करने के लिए आज हमारे साथ हैं वन ऑफ द शार्पेस्ट माइंड्स इन इंडियन फॉरेन पॉलिसी, डॉक्टर मोनिका वर्मा। मोनिका जी की एक्सपर्टीज़ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और इंडिया की जियोपॉलिटिकल पोजीशनिंग पर है, और आज हम उनसे वो सवाल पूछेंगे जो शायद हेडलाइंस में दब जाते हैं। डिप्लोमेसी की स्वीट टॉक से हटकर आज बात होगी हार्ड रियलिटीज़ की। सो लेट्स डाइव राइट इनटू दिस कॉन्वर्सेशन विद डॉक्टर मोनिका वर्मा। मोनिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द इंडिक पेन पॉडकास्ट पर। आप एक ऐसे क्षेत्र में काम कर रही हैं जहां बहुत कम हम महिलाओं की आवाज़ सुनते हैं, विच इज़ द जियोपॉलिटिक्स, और जो आज हो रहा है वो बिल्कुल राइट अप योर एली है। एक वॉर है जो हमें आज की वॉर लग रही है बिटवीन ईरान एंड यूएस एंड इज़राइल, लेकिन अगर देखा जाए तो ये वॉर तब से चालू है जब से यूक्रेन और रशिया वॉर शुरू हुई। अगर हम भारत की बात करें इस पूरे सिचुएशन में, और सबसे पहले हम शुरू करेंगे ईरान की वॉर, क्योंकि वो अभी ऑनगोइंग है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जो है हमारी शिप्स अटकी हुई हैं, धीरे धीरे रिलीज़ की जा रही हैं, लेकिन यहाँ पर होर्डिंग शुरू हो गई है। एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है ऑलरेडी कि शायद हमारे पास सिर्फ 70 दिन का फ्यूल बचा है, और हमें अकॉर्डिंगली धीरे धीरे अपने आप को संभल के हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि ये जो एलपीजी इतनी महंगी पड़ रही है, अभी ऑलरेडी लोग कंप्लेंट कर रहे हैं कि ब्लैक मार्केट में होर्डिंग की वजह से ऑलरेडी 4000 रुपये का एक सिलेंडर मिल रहा है। सरकार ने पेट्रोल की कीमतें अभी रोकी हुई हैं बढ़ने से, लेकिन इवेंचुअली अगर ये वॉर अनलिमिटेड चली तो शायद वहाँ भी कहीं ना कहीं एक ज़ोर पड़ेगा। आप इस युद्ध का इम्पैक्ट हमारी इंटरनल इकोनॉमी पे कैसे देख रहे हैं? देखिए लिपिका जी, अगर हम इस चीज़ को ध्यान से देखें तो यहाँ पर दो पहलू नज़र आते हैं। पहला तो देखिए, वाकई एक समस्या का विषय है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चोक पॉइंट है। इट्स वन ऑफ द मेजर व्हाट यू कैन कॉल वाटर आर्टरीज ऑफ द वर्ल्ड। ट्रेड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1/5 ऑफ द वर्ल्ड ऑयल, 1/4 ऑफ द वर्ल्ड एंटायर ट्रेड
काफ़ी ऐसे सारे स्टैट्स हैं जो ये प्रूव करते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वहाँ से कितने ही देश, ना केवल भारत बल्कि अगर आप देखें एशिया के और भी देश, जैसे कि चीन के बारे में अगर हम बात करें, साउथ कोरिया, जापान, इनफैक्ट इंडिया का जो एक्सपोजर है वो एब्सोल्यूट वॉल्यूम्स में हम दूसरे नंबर पर आते हैं। लेकिन कई इकोनॉमीज ऐसी हैं जैसे कि साउथ कोरिया, जिनका अराउंड मोर देन 70% जो पूरा एक्सपोजर है ऑयल डिपेंडेंस का, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जो है निर्मित है। और ऐसा भी नहीं है कि ये चीज़ जो ये होना, ये इस तरह का कुछ होगा, इसके बारे में मतलब कोई जानता नहीं था। इस तरह की वार्निंग्स ईरान अक्सर दिए जा रहा था और उन्होंने पहले हमेशा ये बात बोली थी कि जब भी हमारी रेड लाइंस अगर कभी भी क्रॉस होती हैं तो उस सिनेरियो में ये आप मानकर चलिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वहाँ हम ब्लॉकेड अवश्य करेंगे। तो इस तरह की वार्निंग्स के बावजूद भी इस तरह की चीज़ उन्होंने करी, अमेरिका ने और इजराइल ने। और हंसी की बात ये देखिए आपकी, युद्ध चल रहा है उन देशों के बीच जिनका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे डिपेंडेंस ऑलमोस्ट ना के बराबर है। मतलब यूएस का अगर आप वॉल्यूम्स में देखें तो केवल 2.5% जो है एक डिपेंडेंस है, और इंडिया का ऑन द अदर हैंड हम लोग 90% या चलिए 85% कह लेते हैं, ऐसे 85% जो हमारा क्रूड ऑयल है वो डिपेंडेंस हमारा एक्सटर्नल कंट्रीज़ पर है। और हमने बहुत कोशिश करी डाइवर्सिफिकेशन की, हमने बहुत ज़्यादा और भी कई प्रयत्न हैं जो गवर्नमेंट ने किए हैं, रेन्यूएबल्स पे ध्यान दिया, अभी न्यूक्लियर पॉलिसी भी काफ़ी चेंज करी है, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स कुछ करके, मतलब कोशिश हम कर रहे हैं कि हमारी डिपेंडेंस कम हो। उसके बावजूद भी अगर हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को देखें तो भारत की एनर्जी का एक बहुत बड़ा, जिसे हम कहते हैं, हिस्सा वाकई वहाँ से आता है। और वो केवल क्रूड ऑयल नहीं है, एलएनजी जिसे हम लिक्विफाइड नेचुरल गैस कहते हैं, एलपीजी, वो भी वहीं से आता है। और उसके अलावा जब क्रूड ऑयल जब हम निकालते हैं, वो जो एक्सट्रैक्शन की जो प्रोसेस होती है उसमें और भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स निकलते हैं जो इंडस्ट्रियल वैल्यू चेन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, जैसे कि हीलियम गैस। वो भी, जैसे अभी हम सेमीकंडक्टर्स का एक मिशन लॉन्च कर रहे हैं, अब हम कोशिश कर रहे हैं चिप्स जो बनते हैं वो हम अपने देश में बनाएं, तो उसमें भी कई सारे ऐसे रॉ मटेरियल हैं जो कि उसी क्षेत्र से आते हैं। तो हीलियम के अलावा देखिए एलपीजी पे डिपेंडेंस। अब अच्छी चीज़ ये है कि भारत आज इतना ज़्यादा आगे बढ़ गया है कि गांव में, हर तबके में, कस्बों में लोगों के पास, जहां एक तरह समय पे लकड़ी का चूल्हा हुआ करता था, वहां आज गैस सिलेंडर की अवेलेबिलिटी है। तो ये उज्ज्वला योजना है जिसके नंबर्स हम काफ़ी साल से ट्रैक भी कर रहे हैं और अच्छा लगता है देखने में कि देखिए एलपीजी आज घर घर सिलेंडर जो है मोदी सरकार ने पहुंचाया है। लेकिन फिर उसका एक फ्लिप साइड हमने इस वॉर में भी देखा कि जो हमारा डिपेंडेंस है, the sheer number of LPG volume that we import from that area is very very problematic। मतलब हम स्ट्रेटेजिक रिलायंस की बात करते हैं या हम बात करते हैं हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी को ऑटोनॉमस रखना है, लेकिन इस तरह के डिपेंडेंस के साथ केवल क्रूड ऑयल पे ही नहीं बल्कि फर्टिलाइजर्स के लिए भी, मतलब अभी कुछ समय में हम देखेंगे कि यूरिया के प्राइजेस जो हैं वो शायद आगे बढ़ने लग जाएं। और इंडिया एक कृषि प्रधान देश है, चाहे आप कहिए इकोनॉमी का उतना बड़ा एक जो कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर सेक्टर का वो समय के साथ कम हो रहा है, लेकिन जॉब क्रिएशन में आज भी एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो उस समय पे फिर देखिए फर्टिलाइजर का भी अगर कीमतें बढ़ेंगी आगे और कमी अगर होती है तो वो भी हमें देख के चलना पड़ेगा। तो ये बहुत सारी एक ऐसी चीज़ें हैं जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भारत की अर्थव्यवस्था की एक बहुत बड़ी लाइफलाइन बनाती है। और ऐसे में जब ब्लॉकेड की बात होती है, चाहे ईरान कितने भी आश्वासन क्यों ना दे कि नहीं हम भारत को, ये बात बहुत अच्छी है कि भारत का स्ट्रेचर इस तरीके का है, हमारी रेपुटेशन इस तरीके की है कि उन्होंने बोला कि वो कुछ ही देश हैं जिनको वहाँ से जो है अलाउ कर रहे हैं जाना। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखें ना तो केवल जब से वॉर शुरू हुई है, मतलब 28 तारीख के बाद जब से खमेनेई को जब से आउट किया गया है, तब से लेकर अब तक पूरे एक महीने के अंदर केवल एक दिन में जितना ट्रैफिक वहाँ से निकलता था वो ट्रैफिक वहाँ से निकल पाया है। और चीज़ें जो हैं संभलती भी नज़र नहीं आ रही हैं, क्योंकि पता नहीं कितने लोग इस बात को जानते हैं, लेकिन ईरान कोशिश कर रहा है, ईरान को ये बात समझ में आ गई है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो पावर, जो कैपेबिलिटी ईरान के पास है वो और किसी देश के पास है ही नहीं। क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर हम देखें ना तो उसके एक तरफ ईरान है और एक तरफ ओमान है, और वो मुश्किल से कुछ आप लगा लीजिए 50 किलोमीटर नैरोएस्ट पॉइंट पे वो केवल 50 किलोमीटर जो है वो वाइड है। और उनको वो एडवांटेज देता है, काफी बड़ा एडवांटेज देता है। सबसे बड़ी एडवांटेज तो ये है कि उसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर बहुत सारे स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड आइलैंड्स हैं। तो वो जो छोटे छोटे आइलैंड्स जो वहाँ पर हैं वो अपने आप में पोटेंशियल नेवल बेसिस हैं, जहाँ से जिनका इस्तेमाल करके ईरान जो है मिलिट्री अपनी डोमिनेंस दिखा सकता है, मिलिट्री कैपेबिलिटी दिखा सकता है। और साथ ही साथ ईरान की जो ज्योग्राफी है उस एरिया में वो स्पेशली ब्लेस्ड है। ज्योग्राफिकली जो उनका टेरेन है वो इतना ज़्यादा मुश्किल है, और जैसे कि हम कहते हैं ना कि पर्वतों में छुपना आसान है और अटैक करना आसान है, उस तरह का जो है उनका टेरेन वहाँ है।
तो ये एक चीज़ समझने वाली है कि ईरान ने, जिसे हम आज देख रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया, ये आज की बात नहीं है। वो इसके लिए मतलब उसके जीवन का आप कह सकते हैं उद्देश्य ही ज़माने में ये था कि अगर मेरी कोई भी रेड लाइन जो है ब्रीच करी जाएगी फ्यूचर में तो ये मैं ये बंद करूँगा, अपॉर्चुनिटी यूज़ जी करूँगा। बिल्कुल। मुझे ये बताइए कि इंडिया अब जो है इतना समय हो गया एक रजीम को, जो हमारे हिसाब से उन्होंने ही ये कोशिशें शुरू की। आई डोंट नो कितनी ट्रूथ है, ये शायद पहली वाली रजीम्स भी शायद कोशिश कर रही थी, नहीं कर रही थी, लेकिन सरकारें जो हैं बदलती आ रही हैं, कुछ ना कुछ पॉलिसीज़ कभी ना कभी लागू करने की कोशिश की गई होगी। लेकिन आपने कहा कि कई सारी चीज़ें हम कोशिश कर रहे हैं अंदरूनी तरीके से उसको यहाँ पे उसका उत्पाद बढ़ाने की। जहाँ तक ईंधन की बात आती है, इसका उत्पाद इंडिजिनसली क्यों इम्पैक्ट करता है? हम क्यों नहीं इस पे कुछ साइजेबल बना पा रहे हैं? इज़ इट मोर अ क्वेश्चन ऑफ डिमांड, कि डिमांड बहुत ज़्यादा है और जो हम सप्लाई कर पाएंगे वो उतना कभी हो ही नहीं सकता, या हम अपनी नेचुरल रिसोर्सेज को उस तरह से अभी तक टैप इन नहीं कर पाए हैं? क्या कारण है कि भारत, आपने कहा यूएस का सिर्फ 2.5-3% जो है इस क्षेत्र से आता है, लेकिन हमारी डिपेंडेंसी 80 से 85% है। तो व्हेन इट्स सच अ हाई डिपेंडेंसी ऑफ इम्पोर्ट ऑन समथिंग एज बेसिक एज पेट्रोल एंड एलपीजी, आप भारत को इसमें कहाँ ज़्यादा देख रहे हैं व्हेन इट कम्स टू इंडिजिनस कैपेबिलिटीज़ इसको डेवलप करने के लिए? देखिए, यूएस के साथ तो हम अपनी बराबरी नहीं कर पाएंगे क्योंकि ज्योग्राफिकली वो बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है। और अभी कुछ साल पहले उनका एक शेल गैस रेवोल्यूशन हुआ, जिसका अर्थ ये था कि उनके पास तेल, मतलब जो उनकी ज्योग्राफी के अंदर, जो उनकी ज़मीन के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल था, उसके लिए टेक्नोलॉजी उनके पास नहीं थी। कि उसमें क्या था कि इस खास तरीके की टेक्नोलॉजी का होना ज़रूरी था जिसमें आप ड्रिलिंग के साथ साथ कुछ हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग जिसे कहते हैं, आप वो करें साथ में, तो ही आप वहाँ से तेल जो है उसे निकाल सकते हैं। तो कई बार क्या होता है, इट्स नथिंग बट अ फैक्टर ऑफ टेक्नोलॉजी कि आप अभी आपके पास देखिए, भारत के पास इतना बड़ा एक टेरिटरी है, और फिर उस टेरिटरी के अलावा ऑफशोर भी साइट्स अगर हम देखें, हम खुद समंदर से इतना ज़्यादा जो है, वी हैव दिस होल इंडियन ओशन में इतनी प्रोमिनेंट जो हमारी पोजीशन है, लेकिन तेल ढूंढने के लिए उसके अंदर जिस तरह की टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है वो कई बार होता है कि इट्स अ फैक्टर ऑफ डेस्टिनी। जैसे कि आप यूएस को देखिए, एक ज़माना ऐसा था कि अमेरिका कभी वेनेजुएला पे तो कभी मिडल ईस्ट पे भी, जिसे हम वेस्ट एशिया कहते हैं, तो उनका भी खुद बाहर नजरें रहती थी कि ऐसी कौन सी जगह जहाँ से मैं इस तरह से एनर्जी जो है वो लेकर आ सकता हूँ। मतलब एक जोक होता था कि अगर आपकी स्किन भी ऑयली है तो डर के रहिए कहीं अमेरिका आप पे कब्जा ना कर ले। तो इस तरह के का अमेरिका का एक मतलब एटीट्यूड था। लेकिन आज एक वो टेक्नोलॉजी बदल जाने से, केवल एक वो शेल गैस जो अब वो वहां से निकाल पा रहे हैं, गैस और ऑयल, आज देखिए यूएस हैज बिकम नेट एक्सपोर्टर। मतलब अब वो खरीदता नहीं है बल्कि वो बेचने लग गया है। भारत के साथ अभी मैं मिन्हाज मर्चेंट जी ने एक आर्टिकल लिखा है और उसमें और भी काफ़ी उन्होंने इंसाइट्स लिखी। वो लकीली मैं देखिए आई वाज बोर्न इन 90, तो कई चीज़ें पता ही नहीं, हमें लगता है नहीं हमारे पास तो होंगी नहीं, बट फिर पढ़ते हैं तो पता चलता है कि एंड इट वाज फुल ऑफ इंसाइट्स कि 1980 तक भारत केवल 65% जो उसका क्रूड ऑयल है वो बाहर से इम्पोर्ट करता था, और बाकी का जो था वो हम डोमेस्टिकली भी बना लेते थे। तो करीब 4.5 लाख बैरल बॉम्बे हाई करके एक रिफाइनरी है, एक वो है लोकेशन है, वहाँ से हमें मिल जाता था। अब क्या हुआ, सरकारें बदलती गईं, और जैसे कि जब हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते हैं तो आप कह लीजिए अनफॉर्चुनेटली बहुत ही गंभीरता से लिए जाने वाला विषय है, बहुत ही दुख का ये एक विषय है कि भारत में सरकारों ने हमेशा अपने आप को टैंजिबल जिस चीज़ से पावर मिलती है उससे हमेशा अलग रखा। मैं ऐसा मानती हूँ, पर्सनली मैं ऐसा मानती हूँ कि नेहरूवियन जो एक कंसेंसस था हमारे बीच की, हम मॉरल्स को चेस करें, हम आइडियल्स को चेस करें, हम पूरे विश्व में अपनी रेपुटेशन को चेस करें, उसके चक्कर में ना हम टेंजिबल पावर को चेस करना भूल गए। कई बार होता है कि वो कस्तूरी मृग की कहानी है ना, कि उसके अंदर ही वो चीज़ होती है और वो उसको ढूंढने के लिए पूरी दुनिया में, तो हमारे पास हमने भी कोशिश करी कि हम वहाँ से एक्सट्रैक्शन करें, हमें करना चाहिए था जो हमने नहीं करा। वो एक इंटेंट जो थी ना कि नहीं यार, हमारे पास भी तो इतने सारे ब्लॉक्स हैं,
हम वहाँ जाएं, उन्हें खोजें। हम प्राइवेट कंपनीज के पास में दे हैव द कैपिटल, दे हैव द विलिंगनेस। अब अगर कैपिटल अपने पे आ जाए प्रॉफिट मेकिंग वाले उस पे, तो दे कैन डू एनीथिंग दे वांट। एंड दिस इज हाउ वर्ल्ड ओवर अगर आप देखेंगे, अरब्स भले ही आज तेल के लिए जाने जाते हैं, लेकिन वहाँ भी जो पूरी प्रोसेस है वो प्राइवेट से शुरू हुई। तो इस तरह की चीज़ों में ना एक वो जो एक रवैया था हमारा, जो एक नज़रिया था हमारा कि यार कैपिटल को गलत निगाहों से देखना कि यार ये प्रॉफिट मेकिंग इज अ बैड थिंग, तो उसकी वजह से क्या हुआ ना कि हम इतने साल तक इस चीज़ को इग्नोर कर गए। इंटरेस्टिंगली अभी जब से मोदी सरकार पावर में आई है तो ये फिर से बात उठी कि यार हम रशिया यूक्रेन युद्ध हो रहा है या ये हो रहा है, जब भी देखो अब हमारा क्या है ना, हमारा वेनेजुएला से हम तेल नहीं ले पा रहे थे अभी बीच में, अमेरिकन सैंक्शंस। ईरान से तेल लेते थे वो बंद हो गया, अमेरिकन सैंक्शंस। रशिया से तेल लेते थे ऑलमोस्ट भी वो भी बंद हो ही गया था, अमेरिकन सैंक्शंस। तो अगर हमारी अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में और इकोनॉमी के साथ जो जुड़ी हुई हमारी फॉरेन पॉलिसी है, जो हमारे इंटरनेशनल जो हमारे पॉलिटिक्स में जो गोल हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए डिपेंडेंस इतनी बुरी अगर हमारी है तेल पर, तो हम क्या कीजिएगा। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ को ना अब एक बहुत अच्छा एक अंदर से ही एक बदलाव आया है, और ये जो ओवर रिलायंस है हमारी दूसरों पर, इसको समझते हुए कल हरदीप एस पुरी ने, जो हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर है, उन्होंने भी एक ट्वीट शेयर करा कि कई ऐसे ब्लॉक्स हैं जहाँ से पता नहीं कितना ज़्यादा अभी एक्सप्लोरेशन चल रहा है। तो एक डीप वाटर प्रोजेक्ट, एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा उन लोगों ने, इनफैक्ट बहुत कई लोग इस पर कमेंट भी कर रहे थे कि अंडमान सी के अंदर गुआना साइज जो एक देश है, उतना बड़ा हमको अभी हाथ लगा है खजाना क्रूड ऑयल का। तो उसका क्या हुआ? अब क्या है कि जिस तरह से ये चीज़ें काम करती हैं कि आज अगर मिला किसी ब्लॉक में से, फर्ज कीजिए आप जाइए, आप एक्सप्लोर करिए, और वहाँ अगर कुछ मिल जाता है कमर्शियली उसको ट्रांसलेट करने में, और वाकई उसको एक एक वो जो सप्लाई चेन है बनाने में 10-15 साल का वक्त लग जाता है। लेकिन उसमें भी दिक्कत की बात क्या है कि हम बात करते हैं कि जैसे जामनगर रिफाइनरी है, इट इज़ वेरी स्पेशल इन द सेंस कि हाई सल्फर कंटेंट वाला जो क्रूड ऑयल होता है केवल वही रिफाइन कर सकता है ना। इट्स वन ऑफ द लाइक वर्ल्ड ओवर उसको बहुत ज़्यादा वो मिलता है, इस बात का क्रेडिट मिलता है। इनफैक्ट वेनेजुएलन ऑयल के लिए भी कई लोग जामनगर रिफाइनरी को प्रेफर कर रहे हैं। लेकिन फिर मेरी एक और शख्स से उनसे बात हुई, वो इसी मतलब फील्ड में है, ऑयल, क्रूड ऑयल वगैरह। तो उन्होंने बताया कि अब गवर्नमेंट की जो अपने ऑटो, जिनको हम किसी समय में नवरत्न बोलते थे, अब वो भी इतने केपेबल हो गए हैं। तो ये चीज़ पब्लिक में आती ही नहीं है कि वो रिफाइनिंग कैपेबिलिटी उनकी भी कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन पब्लिक में तो नंबर्स आते हैं ना मोनिका जी, और नंबर्स में अभी हमारी जो इनसाइड की कैपेबिलिटी है, जो इंडिजिनस कैपेबिलिटी है, वो अभी भी कहीं नहीं स्टैंड करती। और आप कह रहे हैं कि 10-15 साल का वक्त लगेगा हमें एक ऐसे लेवल पे पहुंचने में जहां हम वापस से अपने आप को इतना कैपेबल कर पाएंगे कि हम अपनी अंदर की ज़रूरतें पूरी कर सकें। और साथ ही साथ पहले उसके लिए हमें एक फेवरेबल एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा, रेगुलेशंस उसके हिसाब से करनी पड़ेंगी, क्योंकि प्रॉपर्टी राइट्स का जो भारत में हाल है, कोई भी अगर आकर के, ये बहुत ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट होती है, अगर कोई कर भी रहा है तो उसको ये अश्योरेंस मिलनी चाहिए कि आगे जब वाकई वो कमर्शियली वायबल हो जाएगा तो वो अपना प्रॉफिट रिकवर करने के अलावा जितना एफर्ट उसने लगाया है वो उसको वर्थ इट लगेगा। तो ये सारी चीज़ें, और खासतौर पर एक बस चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी कि ऑपोजिशन का जो एक शौक है एनवायरमेंटल कंसर्न्स को लेकर के, तो वो जो गुआना साइज्ड हमें एक मिल रही है, वो जो डिस्कवरी, वहाँ भी अगर हम देखें तो राहुल गांधी जी ने शुरुआत कर दी है उसके बारे में बात करने की, कि वहाँ की जो मैरीटाइम जो उसका एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैं, या जो वहाँ पे इकोलॉजी है, या फिर वहाँ जो और भी जो लोग हैं उनका जो डिपेंडेंस है वहाँ पर उसके ऊपर जॉब के लिए, तो इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। तो मतलब मुझे लगता है कि अब कितने सारे युद्ध अभी हमें, एक युद्ध तो वहाँ चल रहा है, बट कितने सारे युद्ध हमें अभी इंटरनली लड़ने पड़ेंगे जब हम वाकई अपनी ही कैपेबिलिटी पर खुद जो है वो डिपेंड हो पाएंगे। एक बात बताइए कि ये जो पेट्रोल है या क्रूड ऑयल है, इसका जो ज़रूरत है, या हमारी जो सिर्फ एक तरह की ज़रूरत है विच इज़ कमिंग आउट ऑफ दिस साइड ऑफ नेचुरल रिसोर्स, कितनी मात्रा में हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं और चीज़ों से? जैसे ऑलरेडी अगर मैं कहूँ आम भाषा में, एक आम नागरिक को ये समझ आएगा कि पेट्रोल गाड़ियों से हम जो है अब इलेक्ट्रिक कार्स के ऊपर मूव कर रहे हैं। कई ऐसे प्लांट्स लगे हैं जहाँ से विंड एनर्जी को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम अगर कोशिश करें तो ये अदर नेचुरल रिसोर्सेज जो है, जो विंड से मिलते हैं, पानी से मिलते हैं, उनका हम कितना इस्तेमाल कर सकते हैं, और कितनी चीज़ें हम कितनी प्रतिशत अपनी ज़रूरत को रिप्लेस कर सकते हैं?
बिल्कुल देखिए रेन्यूएबल्स में अगर हम जाएँ तो अब उसमें भी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बदल गई है। लाइक सोलर एक टाइम पे जैसे हम सुनते थे, जब हम छोटे होते थे सोलर कुकर तक बात होती थी। आज की डेट में आप देखेंगे पूरे देयर आर एंटायर प्रीमिसेस which which are are solar powered by powered. solar. हाँ. So I don't think any society, especially in Delhi NCR, won't have solar rooftops. So I think वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। और not just solar, wind. विंड का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं, न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस वाई हमने 123 एग्रीमेंट इन द फर्स्ट पोजीशन हमने जो साइन करा था अमेरिका के साथ। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम पूरे विश्व में इस चीज़ों के एग्जाम्पल्स को और क्लोजली स्टडी करें, लाइक यूरोप के बारे में अगर हम बात करें तो यूरोप का एक ऐसा समय था जब 60 से 70% उनकी जो एनर्जी थी, इलेक्ट्रिसिटी खास तौर पर, वो न्यूक्लियर पावर से ही जनरेट कर रहे थे। लेकिन फिर दुख का विषय वही हुआ कि इस तरह की चीज़ों में क्या होता है ना कि क्रूड ऑयल तो एक ट्रेडिशनल वे ऑफ फ्यूल है कि देखिए आपने एक्सट्रैक्ट करा, वो आपके क्रूड ऑयल बना, क्रूड ऑयल से रिफाइनरी गया, रिफाइनरी से उसका जो भी प्रोसेस है, कई बाई प्रोडक्ट्स बने, पेट्रोल वगैरह जो भी निकला, वो फिर अपने अपने देशों में आपने उसको आगे एज अ रिफाइनर उसको सेल कर दिया। लेकिन न्यूक्लियर की हो चाहे सोलर की हो, सबकी सप्लाई चेन्स के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरडिपेंडेंस है। अब जैसे कि न्यूक्लियर की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियर के बड़े रिएक्टर्स लगाने के लिए भी बहुत सारी कोशिश करी गई, गवर्नमेंट ने रेगुलेशंस तक रिलैक्स करी। और अमेरिकन जो एक गम था उनका कि यार हम पे इतने ज़्यादा मतलब दिस यू बीइंग अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री कैन नॉट बी दिस स्ट्रिक्ट विद अस इन टर्म्स ऑफ रेगुलेशन, उन पर भी बहुत लीनियंसी दिखाई गई, सब कुछ हुआ। लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है ना कि ये बहुत ज़्यादा, फिर जैसे कि मैंने कहा कि अभी तक ये किसी भी एक देश में ऐसा प्रूव नहीं हो पाया कि ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को किसी ने नेट जीरो कर लिया हो। ओके। तो क्योंकि सबकी डिपेंडेंस, मतलब आप किसके जहाँ ईवीज जैसे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है जहाँ इतने ज़्यादा पॉपुलर हैं या बहुत ज़्यादा अब लोग ईवीज ही खरीदने लग गए हैं, वहाँ पर भी ये चीज़ अभी इतनी ज़्यादा वो नहीं हो पा रही है। मतलब यूरोप का भी जब यूक्रेन रशिया युद्ध हुआ तो वो भी डिपेंडेंस उनकी भी नज़र आ गई कि ठीक है आप ईवीज खरीद लेंगे, लेकिन घर में आपके जो एक नॉर्मल हीटिंग का जो आपका एक तरीका है वो तो आपका फिर भी इसी पर ही डिपेंडेंट था। मतलब कई लोग कह रहे थे अब जब सर्दियाँ आएंगी तब पता चलेगा कि यूक्रेन से रशिया से लड़कर कितना ज़्यादा इन लोगों ने गलत करा। तो मुझे लगता है कि साइंस के अलावा अगर पॉलिटिकल विल इसमें थोड़ा और आ जाए तो अच्छा रहेगा। लेकिन भारत के संदर्भ में स्पेसिफिकली मैं ये देखूंगी कि पिछले 10 सालों में पूरी कोशिश करी जा रही है कि रिन्यूएबल्स पे जो है हमारा जोर, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस भी हुई है। हर साल पता नहीं कितने जो लोग इसको प्रोफेशनली फॉलो करते हैं, स्पेसिफिकली जो नंबर्स स्टडी करते हैं, हर साल पता नहीं कितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक जो कंट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में रिन्यूएबल्स का, वो हर साल बढ़ रहा है। और काफ़ी कई सारे ऐसे हमारे गोल है, 2030 तक हमारे काफ़ी गोल्स थे जो हमने प्रॉमिस करे थे क्लाइमेट चेंज डिबेट में, तो वो भी भारत ने मीट करे। तो हम काफ़ी ऐसा कुछ कर सकते हैं। मतलब आई जस्ट थिंक सो कि वी नीड मोर सोर्सेज फॉर क्रूड ऑयल, बट एट द सेम टाइम वी ऑल्सो नीड मोर सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सो आई थिंक दैट इज द राइट वे टू पुट इट। सैंक्शंस की बात करते हैं, क्योंकि आपने यूएस सैंक्शंस की बात की, और यूएस सैंक्शंस के चलते ही हमारा रशिया से जो एक सोर्स था वो कम हो गया। अभी उन्होंने वापस से ड्यूरिंग द वॉर उन्होंने एक लीनियंसी बरती है। लेकिन ये जो सैंक्शंस इम्प्लीमेंट करने की आदत है यूएस की, एंड एक दादागिरी करने की आदत है, इसके चलते हुए आप इंडिया को कैसे देखते हैं कि क्या वी हैव बीन एबल टू मैनेज इट और मनूवर द सिचुएशन इन आर फेवर, या हमें लग रहा है कि हम, एक ज़माना था जब हमें लगता था कि यूएस के आगे हमने घुटने टेक दिए हैं, वही जो हमारा ऑपोजिशन आज कहने की भी कोशिश कर रहा है नरेंद्र सरेंडर वाली बात, तो क्या हमने वाकई इनके आगे घुटने टेक दिए हैं? जी बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट मुझे नहीं लगता कि भारत ने कभी भी हिस्टोरिकली अमेरिका के आगे घुटने टेके हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर हम देखें 1947 के बाद भी, जब हमारी फॉरेन पॉलिसी नेहरूवियन कंट्रोल में थी, और इनफैक्ट वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रीज़न वाई नेहरू जी जो कहकर गए हैं वो कहकर गए हैं क्योंकि उनको ही नेवर वांटेड इंडिया टू बी सरेंडरिंग टू एनीवन। आई मीन 1971 तक, तो अगर आप देखें ध्यान से 1947 के बाद जो हमारी फॉरेन पॉलिसी हमने फॉलो करी है, 1971 तक हमारी फॉरेन पॉलिसी में कहीं पर भी हमने अपने आप को किसी एक ब्लॉक के साथ, चाहे वो सोवियत यूनियन हो चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स हो, हमने किसी के भी साथ अपने आप को जोड़ा नहीं था। तो वो जो एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का जो एक हमारे अंदर कहते हैं ना, एक हमारी बैकबोन जो है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी वाली, चाहे आप उसे नॉन अलाइनमेंट कह लीजिए चाहे उसे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, वो हमेशा से थी। और उसका शायद एक रीज़न ये है कि हमें इतनी बड़ी सिविलाइजेशन होने के बावजूद भी हमें 200 साल तक जो है एक फॉरेन पावर ने सब्जुगेट किया।
तो वो जो एक सब्जुगेशन का जो एक हमारी साइकी पे असर पड़ा है, वो केवल भारत ही नहीं, आप चीन को भी देखिए, चीन के ऊपर भी उनको, जिसे वो सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन कहते हैं, तो उनके ऊपर भी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा असर पड़ा। जब किसी इतनी बड़ी सिविलाइजेशन को एक छोटा सा देश जो क्या है, केवल एक आइलैंड है, मतलब मैं ब्रिटेन को केवल आइलैंड बोलती हूँ, आप अगर सच में देखें टेरिटोरियली दे आर नोवेयर, है ना, केवल उन्होंने अपनी जो नेवी है वो वर्ल्ड क्लास बना ली। वक्त से कुछ पहले उनका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया, कुछ 2-4 ऐसे इक्विपमेंट मॉडर्नाइजेशन के उनके पास आ गए, जैसे कि टेलीग्राफ और स्टीम इंजन, जिसके चलते उन्होंने पूरे दुनिया पे जो है उनकी साइकी से खेल खेल कर, कॉलोनियलिज्म इज पार्ट मटेरियल बट पार्ट आइडिएशन ऑल्सो। सो आई थिंक वो सब के चलते ना वो एक हमारे अंदर शुरू से रहा है। अब आप सोचिए, जब हमने ब्रिटेन को यहाँ से रवाना कर दिया, फिर कोल्ड वॉर के टाइम पर भी इंडिया ने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी ही अपनी एक्सरसाइज करी, और उसके बाद जब न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में बात आती है, सबसे ज्यादा अगर आप देखिए 98 में हमारी इकोनॉमी का क्या साइज था, हम कहाँ थे, आज हम फिर भी 5 ट्रिलियन की ओर बढ़ रहे हैं। तब तो हमारा इकोनॉमिकली आप सोचिए, आज हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है, तब तो हम टॉप 10 में भी शायद बहुत मुश्किल से ही आते थे, कहीं 9वें 10वें तक ही आते थे। तो उस जमाने में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने न्यूक्लियर टेस्ट किया, तब भी अमेरिका ने हम पे सैंक्शंस लगाए। तो वो सैंक्शंस जब तब हमें नहीं डरा पाई, तो मुझे नहीं लगता आज की डेट में नरेंद्र मोदी जी, जो कि आज विश्व की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अगर आप नॉमिनल जीडीपी देखें, और 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अगर आप परचेजिंग पावर पैरिटी देखें, मुझे नहीं लगता कि हम सैंक्शंस के चक्कर में अपना नुकसान कराएंगे। अब हम क्या करते हैं, हमारी फॉरेन पॉलिसी बहुत इंटरेस्टिंग हो गई है। हम क्या करते हैं कि हल्ला मचता है पूरे विश्व में कि भारत जो है रशिया को कंडेम नहीं कर रहा, हल्ला मचता है पूरे विश्व में कि ये यूरोपियंस खास तौर पे, और ये बहुत दुख का विषय मैं मानती हूँ, क्योंकि देखिए बाहर के लोग हल्ला मचा रहे हैं तो बात अलग होती है, हमारे अंदर के लोग खुद के घर वाले, मतलब हंसी की बात ये आती है कि एक इकोनॉमिस्ट, एक गार्जियन न्यूज़पेपर, एक न्यूयॉर्क टाइम्स, एक बीबीसी, एक थिंक टैंक जो बाहर के हैं, या जो उनकी फ्रीडम रैंकिंग या उनकी जो भी डेमोक्रेसी रैंकिंग्स हैं, ऑल ऑफ दीज आर टूल्स इन देयर टूल किट टू शो इंडिया डाउन। उनको प्रॉब्लम है हमारे आगे बढ़ने से, लेकिन घर के ही लोग, मतलब आप उठा लीजिए कोई लोकल न्यूज़पेपर हिंदी का, आप यूपी, पंजाब या गुजरात, बल्कि मध्य प्रदेश का, मतलब बहुत सारे अखबार में, यहाँ अखबारों का नाम नहीं लेना चाहती, क्यों किसी की मतलब इस तरह से ब्रांड उस पर वो करना, लेकिन इग्नोरेंस कह लीजिए, आप उसे कुछ भी कह लीजिए, डेलिबरेट भी हो सकता है, डेलिबरेट ऑफ कोर्स। इंग्लिश मीडिया में जितने भी जर्नलिस्ट जो प्रो यूक्रेन जिन्होंने, या प्रो यूरोप जिन्होंने लाइन ली है, not just journalists but also a lot of academics, and I am not saying it, I'm told by, and luckily you know I don't have a stake involved there, so for me to be scared of anything, but it's actually very unfortunate to know that people have powered their career by criticizing their own country, and for what? Criticizing their own country, but for what? For something as important as energy, समथिंग एज यू नो बेसिक एज एनर्जी सिक्योरिटी। मतलब आप एक जब थर्ड वर्ल्ड में नहीं बोलूँगी, मतलब एक डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री को पूरा राइट होता है कि वो जहाँ से चाहे वहाँ से, अब आधे देश दुनिया पे तो आपने यार सैंक्शन लगवा दिए, आधी दुनिया पे आप कंडेमनेशन करवाना चाह रहे हैं मॉरल, और आधे से आप कह रहे हैं कि आप तेल खरीदिए ही मत, तो हम जाएंगे कहाँ पर? हमें वी हैव फार्म लैंड्स जहाँ पे प्रोडक्शन होना है, वी हैव इंडस्ट्रीज जहाँ भी हम शुरुआत कर रहे हैं अपने आप को पूर्णतः इंडस्ट्रियलाइज करने की, वी हैव सर्विसेज सेक्टर, सो वाई वेयर डू वी गो, व्हाट डू वी डू? तो आप अपने प्रोफेशन में एक ईमानदारी ना बरतते हुए, एक जो बेसिक जिसे कहते हैं ओथ रहती है अपने देश के लिए, एक जो बेसिक नेशनलिज्म, बहुत सटल नेशनलिज्म, नॉट वेरी यू नो ओवर द टॉप, वो रख करके अगर आप ना करें तो अच्छा है। लेकिन ये हुआ, ये बहुत ज़्यादा हुआ। लेकिन सरकार का क्या रवैया रहा, हमारा क्या रवैया, हमारा इन द सेंस इंडियंस का क्या रवैया रहा कि अगर हम रशिया से तेल खरीद रहे हैं और वो डिस्काउंटेड ऑयल अगर हमें मिल रहा है तो क्या बुराई की बात है? आप उसका सोचिए ना, युद्ध के समय वही अमेरिका जो यूरोप का साथ दे रहा है यूक्रेन के युद्ध में, वही अमेरिका भी तो कितना ज़्यादा डिपेंडेंट था रशिया। दे वर ऑल्सो इम्पोर्टिंग अ लॉट ऑफ देयर इंग्रेडिएंट्स एंड रॉ मटेरियल्स दैट दे नीडेड फॉर देमसेल्व्स। नोबडी कैन क्वेश्चन देम ना, वही तो प्रॉब्लम हो। व्हाई कांट वी क्वेश्चन देम? दैट इज द गेज हैज ऑलवेज बीन लाइक दैट। उंगली हमेशा वहां से क्यों उठती है? उंगली यहाँ से भी तो उठनी चाहिए। बिल्कुल, मेरा ऐसा मानना है। उनके अखबारों में अगर हमारे फॉरेन पॉलिसी का क्रिटिक आता है तो हमारे अखबार हमारी ही फॉरेन पॉलिसी का क्रिटिक क्यों छापते हैं? हमारी फॉरेन पॉलिसी का हमारे अखबारों में उनकी फॉरेन पॉलिसी का क्रिटिक आना चाहिए। क्या आप ये ग्लोबल साउथ वाला जो फंडा है
जो हम सोचते हैं कि इंडिया इसको लीड कर रहा है और हम जो है एक अपना एक क्लाउड यहाँ पे बना रहे हैं, गिवन द फैक्ट कि चाइना जैसा एक बहुत मेजर पावर भी इसी सब कॉन्टिनेंट में है, आप उसको कैसे ऑब्जर्व करते हैं? देखिए, जब ग्लोबल साउथ की बात आती है ना, तो मुझे ना बहुत ज़्यादा एज अ यंग स्कॉलर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस मुझे ना डर लगने लग जाता है। मुझे याद आती है उस समय की, जब नॉन अलाइनमेंट के चक्कर में हमने थर्ड वर्ल्ड वो जो एक यूनियनिज्म होता है, हमने वो करना शुरू कर दिया था। हमने नॉन अलाइंड मूवमेंट लॉन्च करी। जब तक हम किसी ब्लॉक को फॉलो नहीं कर रहे थे तब तक ठीक था, हमें चुपचाप से ध्यान अपने ऊपर देना चाहिए था। हेवी इंडस्ट्रीज में वी वर डूइंग वंडरफुली, शुड हैव फोकस्ड आवर अटेंशन ऑन लाइट इंडस्ट्री एज वेल, फोकस्ड अटेंशन ऑन आवर ओन इकोनॉमी। बट हमने गलती क्या कर दी, और जहां से जो मिल रहा था वो चुपचाप लेके हम अपनी ग्रोथ पे काम करते रहते। बाय 90s हमारा अच्छा खासा एक इकोनॉमिकली हम काफी स्ट्रांग हो जाते। जाहिर सी बात है, इकोनॉमिकली स्ट्रांग होते तो मिलिटरीली और फॉरेन पॉलिसी भी हमारी बहुत ज्यादा ऑटोनोमस हो जाती। लेकिन वो जो एक हमने ट्रेड यूनियनिज्म करना शुरू कर दिया ना, कि और भी देशों को बुला करके अपने साथ जो जोड़ना शुरू कर दिया, उसकी यादें कुछ इस तरीके की है ना, जो आज भी मुझे, मैं जब खाली बैठती हूँ और मैं ग्लोबल साउथ शब्द सुनती हूँ तो मुझे हॉन्ट कर जाती है बिल्कुल, कि global south can be one of the many platforms, one of the many organizations that we are dealing with. हम ग्लोबल साउथ के चक्कर में, ऐसा तो नहीं है अभी P5 नेशंस के साथ जो जिनके पास वीटो पावर है सिक्योरिटी काउंसिल में, ग्रेट पावर्स के साथ जो हमारे अच्छे जिनके साथ टर्म्स है, यूएस एंड रशिया, या फिर जो हमारे करीबी है जैसे कि चीन जो ग्रेट पावर भी है साथ ही साथ पड़ोसी भी है, या ब्रिक्स कंट्रीज जहाँ नॉन वेस्ट जो है वो एक तरीके का कॉन्वर्सेशन करता है। तो वो जब तक हम ग्लोबल साउथ को केवल उतनी ही तवज्जो देकर के चल रहे हैं तब तक तो बहुत अच्छा है। इट इज़ अ वेरी गुड टॉक शॉप, नॉट जस्ट टॉक शॉप, आई हैव एक्चुअली टॉक्ड अबाउट इट इन वन ऑफ माई आर्टिकल्स, कि अब ग्लोबल साउथ के बारे में बात तो होती है, और ग्लोबल साउथ के साथ एक वो वसुधैव कुटुंबकम के बारे में भी बात होती है, कीजिए, लेकिन फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ। वॉट यू आर, एंड आपने कितना सही एग्जाम्पल दिया, चीन ने भी यही कोशिश कर रहा है, लेकिन चीन की कोशिश में और हमारी कोशिश में आप डिफरेंस देखिए। वो कर रहे हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, विच इज़ हाईली, उसके जो नट्स एंड बोल्ट्स जो हैं वो सारे मटेरियल पावर में कसे हुए हैं। इट इज़ ऑल अबाउट मटेरियल गिव एंड टेक। वो देता है कंसेशन पे लोन, वो करता है गरीब देशों के बारे में या डेवलपिंग कंट्रीज के बारे में बात, लेकिन एट द सेम टाइम वहाँ से उसको उठाना क्या होता है, कहीं से एनर्जी। सेंट्रल एशिया में आप देख लीजिए, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, कोई भी आप देश उठा लीजिए, अफ्रीका आप चले जाइए, लैटिन अमेरिका आप देख लीजिए, पूरे विश्व में जहाँ जहाँ बेल्ट एंड रोड का इम्प्रिंट जाता है वहाँ साफ सीधी कहानी ये रहती है, पहले चाइना का फ्लैग जाएगा, चाइना का बिजनेसमैन जाएगा, और फिर चाइना अपना इंटरेस्ट देखेगा, फिर उसके बाद चाइना देखेगा कि इनको अब क्या दे सकते हैं। और ये मैंने इसका उदाहरण नेपाल से अच्छा कहीं नहीं देखा। अपनी PhD के लिए मैंने नेपाल में कुछ समय बिताया, वहाँ मैंने यही देखा कि हमारी मीडिया में आ रहे साउथ एशियन जो सॉलिडारिटी है वो खतरे में, क्योंकि अब चीन आ गया है साउथ एशिया में। नेपाल में आप जाके देखिए, वहाँ जो वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और हिमालयन क्या कहते हैं एक सॉलिडारिटी और साथ मिलकर ये अच्छा करेंगे, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। थमेल वहाँ एक लोकल मार्केट है, वहाँ पे जो लोग जो रहते हैं उनको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग गई है चीन के इंटरफेरेंस से, क्योंकि ना तो उनकी भाषा एक जैसी है, ना रहन सहन एक जैसा है, ना खान पान एक जैसा है। उनको इंडिया से जो एक अफिनिटी है, नेचुरल अफिनिटी है, रोटी बेटी का जैसे वो रिश्ता कहते हैं, वो चीन के साथ बिल्कुल एब्सेंट है। चलिए सब कुछ ठीक था, एज लॉन्ग एज चीन वहाँ पैसा लगा करके उनकी इंडस्ट्रीज बना कर दे रहा है, उनके यहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, बट ऑल ऑफ दैट इज हाईली प्रेडेटरी। Of course, that's how China is. Absolutely. तो वो जो डेट ट्रैप डिप्लोमेसी है, जब आप देखते हैं, केवल ये तो एक मतलब आंखों से देखा एक नज़ारा मैंने आपको बताया, और देशों का जब आप हाल पढ़ते हैं कि आपकी स्ट्रेटेजिक असेट्स वो ले लेंगे और बदले में आपको कंसेशन लोन जो आपको उन्होंने दिया है वो उसको राइट ऑफ कर देंगे। ऐसे में इंडिया जैसा देश अगर ग्लोबल साउथ के बारे में बात कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। हम वहाँ कई चीज़ों पर एज लॉन्ग एज मटेरियली, एज लॉन्ग एज फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ बात कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसके चक्कर में हम ये नुकसान ना करा ले जो हमने इसका वर्जन 1.0 में कराया था। तो बस ये एक इट्स अ स्लाइट डिस्क्लेमर दैट शुड कम विद ग्लोबल साउथ। और ज़्यादा हल्ला देखिए, जिस चीज़ के बारे में हम ज़्यादा हल्ला मचाते हैं वो हमारा USP भी बन जाता है। तो अभी समय है, डेंग शियाओपिंग ने एक बहुत अच्छी चीज़ बोली है, हाइड योर एबिलिटी एंड बाइड योर टाइम, कि आप अपनी जो ताकत है उसे छुपा के रखिए, अपने समय का इंतज़ार कीजिए। तो मुझे लगता है भारत के लिए इससे अच्छी और कोई एडवाइस, हालांकि एक चीनी नेता ने एडवाइस दी है, बट और हमें भी नहीं दी, चीन को दी है, बट हम इसे इंटरनलाइज कर लें कुछ साल, शांत बैठ करके ग्लोबल साउथ का नेता ना बन करके केवल अपनी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और जो हमारा स्ट्रेंथ्स है उन पे काम करें, जो डिपेंडेंस है हमारी, अगर उन सबको हम कम कर ले तो मुझे नहीं लगता अगले 50 साल अगर हमने थोड़ा इंतजार कर लिया तो फिर अगले 100 साल मतलब हम फिर इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे।
इससे पहले मैं आपको जाने दूं क्योंकि समय का अभाव है हमारे पास, बट एक मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि ये जो अभी इस पूरे वातावरण में, युद्ध के वातावरण में, द काइंड ऑफ साइलेंस दैट इंडिया हैज़ ऑप्टेड फॉर, जहाँ पे भले ही प्रेशर है कि आप बोल क्यों नहीं रहे, आप क्यों नहीं क्रिटिसाइज़ कर रहे, खमेनी की डेथ पे आपने जो है कोई कंडोलेंस मैसेज नहीं भेजा, 10,000 तरह की चीज़ें आप रोज़ सुनते हैं, पढ़ते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या हमारा ये स्ट्रेटेजिक साइलेंस इज़ अ मूव टुवर्ड्स व्हाट यू जस्ट मेंशन्ड? एब्सोल्युटली, बिकॉज देखिए ये सरकार बाकी सरकारों से बहुत अलग है। क्रिटिसिज्म सामने वाले का काम है देना, आप उसको देखिए इंडिया में भी बहुत बोलते हैं सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो ये जो एक प्रॉब्लम है ना कि हम क्रिटिसिज्म सामने वाला अगर दे रहा है तो हम अपना काम छोड़ करके क्रिटिसिज्म को एड्रेस करने लग जाएं, जिसे मैं अक्सर मतलब इन द कोलोक्यूअल लैंग्वेज यू कैन आल्सो कॉल इट चाची मौसी सिंड्रोम, कि बनाना आप करियर चाहते हैं बट चाची मौसी बता रही है कि योर एज, यू आर पासिंग योर एज, गेट मैरिड। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग कि इंडिया अब स्ट्रेटेजिकली थोड़ा अपने आप को रिस्ट्रेन रख के, अब जैसे युद्ध चल रहा है, सब बात कर रहे हैं, पाकिस्तान मीडिएट कर रहा है, अब इस बात पे हजारों ओपेड जो है वो छप रही हैं। जिन लोगों को आप पढ़कर बड़े हुए हैं, जिनको आप एक ज़माने में स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के बिल्कुल महात्मा समझते थे, आज आप उनकी ओपिनियन पढ़ते तो आप सोचते हैं यार ये कहना क्या चाह रहे हैं। जैसे कल एक डिबेट काफ़ी प्ले आउट हुई, निरुपमा मेनन राव जो कि फॉरेन सेक्रेटरी थी, है ना, काफी, और हीना रब्बानी खार को वो रिप्लाई दे रही हैं। अब पाकिस्तान की जो मिनिस्टर रह चुकी हैं उनके साथ भारत का फॉरेन सेक्रेटरी जो रह चुका है वो बात कर रहा है, और वो भी ओपन प्लेटफॉर्म पे। इस तरह का किस तरह की मैसेजिंग देना चाह रहे हैं? वो मैसेजिंग केवल ये कहना चाह रही है कि शायद क्राइसिस के समय पे हर आदमी कुछ ना कुछ गलत कदम जरूर उठाता है, तो इट्स नथिंग बट अ प्रोवोकेशन टू इंडिया। अब देखिए गल्फ में 9 मिलियन इंडियंस आर देयर, 9 मिलियन ऑफ आवर पीपल आर इन द गल्फ, it's a huge source of remittances. आधा 40% at least of our foreign remittance comes from the Gulf. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और उसके अलावा वो स्ट्रेट्स से जो हमें तेल भेजने वाले इतने सारे और देश हैं, यूएई, सऊदी, कतर, ये सारे के सारे, इन सब को इग्नोर करके अगर हम एक भी साइड क्लियरली चुन लें तो हमसे बड़ा मुझे नहीं लगता कोई बेवकूफ़ इस समय पर होगा। क्योंकि ये समय, जैसे कि आपने कहा, ये स्ट्रेटेजिक साइलेंस का है, स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट का है। इंडिया इज़ प्लेइंग इट्स कार्ड्स रियली वंडरफुली, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखिए हमें रियल टाइम में मिल भी गया है। यूक्रेन रशिया युद्ध के समय खुद के भारतीय ही थे जो भारत को इस तरह से बोल रहे थे कि आप रशिया के खिलाफ आवाज़ उठाइए। यूएनएससी में भी अगर वोटिंग आती है या यूएन में कुछ कंडेमनेशन का रेजोल्यूशन आता है तो आप रशिया के खिलाफ खड़े हो जाइए। भारत ने किसी की नहीं सुनी, भारत ने इस क्रिटिसिज्म की परवाह नहीं करी। इसके चक्कर में बहुत सारी फाइलें जो हैं वो खुल गई, अननोन गनमैन, खालिस्तान, ये वो, कितना कुछ मतलब इंडिया को सहना पड़ा। लेकिन भारत बिल्कुल पेशेंस के साथ, बिल्कुल अपने वक्त का इंतज़ार करते हुए चुप रहा। युद्ध जो है अब ऑलमोस्ट, देखिए अब कब वो समाप्ति का तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन यूरोप में जो है जियोपॉलिटिकल हवाएं बदली। वही वेस्ट जो एक साथ खड़ा था, वही वेस्ट की मीडिया जो एक साथ खड़ी थी और भारत को क्रिटिसाइज़ कर रही थी, उनके बीच में भी एक युद्ध तो नहीं, कॉन्फ्लिक्ट, एक हल्का सा एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आया जब उन्होंने वेनेजुएला के बाद ग्रीनलैंड पे भी नजरें लगाई ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने। और उस समय पर यूरोप को समझ में आया कि हम जो इतने साल से अपनी स्ट्रेंथ को ना बना करके, अपनी मिलिट्री पे खर्चा ना करके, केवल नेटो की मिलिट्री अम्ब्रेला के अंडर रह रहे थे, केवल यूएस को ही अपना सब कुछ मान करके जो हम रह रहे थे, वो बहुत बड़ी हम गलती कर रहे थे। तो आप उस समय पे जब ईयू की जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं, इंटरनल हुई हों या जब उन्होंने हमारे साथ ट्रेड डील साइन करी हो, एक एक लीडर ईयू का आप किसी को भी उठा लीजिए, सब ने, नॉट जस्ट ईयू, वेस्ट में और भी, कनाडा से मार्क कार्नी और ब्रिटेन से कियर स्टारमर, सो ऑल ऑफ देम, सब ने भारत के बारे में यही बोला कि यार दिस कंट्री एक्चुअली नोज कि किस तरह से फॉरेन पॉलिसी को कंडक्ट करना चाहिए। अगर आप ग्रेट पावर अभी नहीं बने हैं, अगर आप अभी भी थोड़ा छोटी इकोनॉमी है, चीन और अमेरिका बहुत बड़ी बड़ी इकोनॉमी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप बैंड वैगन कर जाएं, कि आप अपनी जो नाव है वो किसी एक ऐसे जहाज में जोड़ दें कि बस अब वो जहाँ जाएगा आपको भी किनारे वही लगाएगा। ये भी एक तरीका है। So I think the best example, the most beautiful example of India's strategic autonomy was when India signed a trade deal with the Europeans. And the European leaders, they came on record and they were praising our government. They were praising that this is how you conduct yourself as in international politics. So I think that's something that we should live for. अगर ईरान युद्ध भी जब खत्म होगा तो तब भी हम we should be in a position, we should be patting our backs
कि बहुत कोशिश करी गई भारत को प्रोवोक करने की, लेकिन हमने ईरान में भी ये देखा रेजिम चेंज के बाद कौन आएगा, उसके साथ हमारे किस तरह से रिश्ते रहने चाहिए, क्योंकि ईरान के साथ हमारा चाबहार और फिर वो पूरा सेंट्रल एशिया का कनेक्टिविटी है। ईरान से भी हम बहुत तेल खरीदते थे, तो हम दोबारा खरीद सकते हैं। साथ ही साथ इसराइल के साथ हमारा डिफेंस और भी बहुत सारी हमारी उनके साथ में जो है वो काउंटर टेरर पे भी बहुत ज़्यादा कोलैबोरेशन है, तो हम वो भी मेंटेन करके रखें। हमारे साथ गल्फ में अरब्स भी दोस्त रहें, हमारे साथ सिविलाइजेशनल फ्रेंड जो ईरान है वो भी दोस्त रहे, तो आई थिंक इससे अच्छा भारत के लिए और कुछ नहीं हो सकता। मोनिका जी, आई थॉरली एंजॉयड दिस कॉन्वर्सेशन। भले ही बहुत छोटी रही, लेकिन मुझे लगता है कि आपने नटशेल में इतनी सारी बातों पर इतनी क्लैरिटी हमको दी है, और आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को दी है, कि कई चीज़ें जो हमें दिखती हैं और जो नॉइज़ है उससे हट के हमें वो क्लैरिटी जो है हेल्प करेगी टू असेस कि हमें अपने कंडक्ट को कैसे रखना चाहिए। आई थिंक एज अ सिटीज़न शायद हम यही कर सकते हैं कि इस दौरान हम जितना अपने ऊपर भी नियंत्रण रख सकें, और ना सिर्फ अपनी बातचीत पर अपने रोज़मर्रा की ज़रूरतों पे में भी नियंत्रण रखने की ज़रूरत है, ताकि हम थोड़ा ज़्यादा लंबा सस्टेन कर सकें, बिकॉज वी डोंट नो हाउ लॉन्ग द वॉर विल। जी बिल्कुल। पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड हम आपको दोबारा से कभी बॉदर करेंगे अपने साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, एंड ऑल द क्वेश्चंस दे लिटरली मेड मी थिंक, सो आई एम रियली ग्लैड to have this very productive and very enlightening discussion today. Thank you so much. Thank you. Every civilization has stories worth remembering. If you want to be part of reclaiming the Indic narrative, subscribe to this podcast right now and share it with those who value our heritage.